दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इसमें बायोलॉजी के 10 वीवीआई क्वेश्चन जो परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है कि एक लिंगी तथा द्विलिंगी की परिभाषा का एक उदाहरण दें। उत्तर: एक लिंगी वे जीव जिनमें नर एवं मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे मनुष्य में आदमी और उसके साथ औरत। इसी प्रकार गाय भैंस होती है तो गाय के साथ सांड, भैंस के साथ भैंसा, ये एक लिंगी जीव का उदाहरण है। द्विलिंगी जीव: इन जीवों में नर एवं मादा लिंग का एक साथ उपस्थित होते हैं, यानी नर और मादा एक ही में रहते हैं, जिन्हें द्विलिंगी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कछुआ। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हमें वन एवं वन जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे, वनों से हमें अनेक प्रकार के मूल्यवान लकड़ी, जलावन, फल फूल तथा प्राणदायक गैस ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जितना हरा वृक्ष है उससे हमें ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक अमरूद का गाछ है तो उसे खाने के लिए हमें फल मिल रहा है, और एक फूल का गाछ है जैसे कमल का ही हो तो उसे फूल हमें मिल रहा है। इसी प्रकार जब वो अमरूद सूख जाता है तो उसे हम उस लकड़ी को जलाकर खाना बनाने में उपयोग कर सकते हैं। तथा वन प्राणी के हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं। जैसे कि घास हो गया तो भैंस खाती है, इसे प्राकृतिक में संतुलन बना रहता है। इसलिए हमें वनों को वन जीव का संरक्षण अवश्य करना चाहिए ताकि हम अपने आगे आने वाले पीढ़ी को सुरक्षित संसार सौंप सकें। ये रहेगा, वृक्ष वन रहेगा तो टाइम से बारिश और टेम्परेचर एक लिमिट तक रहेगा, इसलिए वन को हमें रखना बहुत ज़रूरी है। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं। तो मधुमेह डायबिटीज मेलेटस, जिसे समानता मधुमेह कहा जाता है, चयापचय संबंधी बीमारी का एक समूह है जिसे लंबे समय तक उच्च रक्त शर्करा का तारा होता है। इसे मधुमेह के कारण होता है या तो अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, या शरीर के कोशिका इंसुलिन को ठीक से उपचारित नहीं करता। यानी मधुमेह रोग को कभी कभी पूछा जाता है कि ठीक करने की बीमारी है तो इंसुलिन से ठीक किया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है कि वाष्प उत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है। तो पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल के धारा वाष्प उत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। यह खनिज और अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायक होता है। यानी मूल चोटी से, यानी पत्ते के ऊपरी भाग से सूर्यग्रहण के रोशनी से जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसे वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है, और नीचे से जो होता है जल खनिज ले जाकर भोजन को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा ये पौधे का तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। खाद्य पदार्थ के हस्तांतरण फ्लोएम के चालनी नलिकाएं द्वारा होता है। यानी खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण माने एक जगह से दूसरे जगह चलता है तो ये फ्लोएम के माध्यम से चालनी नलिकाएं द्वारा होता है। वाष्प उत्सर्जन क्रिया जल अवशोषण को नियमित करता है तथा पौधे में तापमान संतुलित रखता है। इसे पौधे में क्या करता है, खाद्य परिवहन करता है और तापमान को सुरक्षित रखता है। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थ के वहाँ में क्या अंतर है। मतलब कि जाइलम और फ्लोएम में सीधा बात है कि क्या अंतर है। तो देखिए, जाइलम एक निर्जीव ऊतक है। यह जड़ से जल के घुले हुए पत्ती तक पहुंचाता है नीचे से, यानी जड़ जो होता है नीचे, जो वृक्ष होता है उसके नीचे जड़ से जल को ऊपर तक पहुंचाता है पूरी भाग में। इसका कह रहा है कि जाइलम ऊपर की तरफ गति करने में सहायक है और जल को घुले हुए लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। यानी जाइलम का 3 का याद रखने का ट्रिक है इसे, ज से जाइलम और ज से जल। यानी जल को ऊपर ले जाता है, यानी जड़ से ले जाता है तो ये जाइलम ऊपर की तरह जाता है। और ये पूछा जाता है बार बार कि जाइलम कैसा ऊतक है, तो ये निर्जीव ऊतक है। जबकि फ्लोएम का है ये सजीव ऊतक है। सजीव मतलब कि जिसमें जान होती है। यह पत्ती
पत्ती के से तैयार होकर शर्करा को पौधे के भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम नीचे की तरफ गति करता है, यानी फ्लोएम का काम है कि सूर्य भगवान की रोशनी से लेकर वो ले जाकर नीचे भोजन बनाए जड़ के पास और भोजन लेकर ऊपर की तरफ आए। और फ्लोएम का होता है तो ये हमेशा दिन में ही काम करेगा जब यानी भोजन बनेगा वृक्ष का, तो इसे फ्लोएम ऊपर के से नीचे की तरफ गति करता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर के बाद 6 नंबर, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? तो पादप में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के द्वारा होता है। पादप विशिष्ट हार्मोन का उत्पन्न करते हैं। एक अलग प्रकार के हार्मोन उत्पन्न करता है जो विशेष भागों को प्रभावित करते हैं। पादप में प्रकाश के आने की दिशा की ओर ही बढ़ता है। गुरुत्व अनुवर्तन जड़ों के नीचे की ओर मोड़कर अनुक्रिया करता है। इसी प्रकार जल निर्वर्तन और रासायनिक वर्तन, मतलब कि जल का परिवर्तन और रसायन का परिवर्तन होता है। पराग नलिका का बीजांड की वृद्धि करना रसायन वर्तन का उदाहरण है। इतना ही इसका लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब एड्रनल रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? तो ये होता है कि शरीर में अनुक्रिया ऑर्टिक ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा का उपापचय मतलब कि पचने वाला चीज़ पहुँचे कि थायरोक्सिन का कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित करता है। यह वृद्धि संतुलन के लिए आवश्यक है, यानी शरीर के वृद्धि के लिए यह बहुत ज़रूरी है। यानी किसको? प्रोटीन को, वसा को और कार्बोहाइड्रेट को, शरीर में तीनों को बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी तो गोइटर से ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी के लक्षण फूली हुई गर्दन या बाहर की उभरे हुए नेत्र गोलक हो सकते हैं। इस रोग से बचने तथा आयोडीन को शरीर की कमी दूर करने के लिए आयोडीन नमक का उपयोग की सलाह दी जाती है, यानी नमक के खाने को सलाह दी जाती है। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग कहा जाता है, क्योंकि गर्दन फूल जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि परितंत्र के अपमार्जक का क्या महत्व है, भूमिका है। अगर यहाँ तक आ गए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। उस वीडियो में जो कमी रह जाएगा उस पर ज़रूर आपकी ध्यान दिया जाएगा। परितंत्र में अपमार्जक का क्या महत्व है, भूमिका क्या है? तो परितंत्र में अपमार्जक का प्रमुख स्थान है। जीवाणु, मृत्यु परजीवी तथा अन्य सूक्ष्म जीव अपमार्जक का कार्य करते हैं। ये मृत्यु शरीर पर आक्रमण करते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। इसे अपमार्जक की उपस्थिति में जलीय सूक्ष्म जीवाणु का अपघटन से सरलता से नहीं हो पाता है, जिससे वे जल में लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं। परिणाम स्वरूप जलीय जीवन प्रभावित होता है। फास्फेट युक्त अपमार्जक में शैवाल अत्यधिक वृद्धि करते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कि अपने प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण हेतु 5 कारण का उल्लेख कीजिए। मतलब कि अपने प्रकृति को सुचारू रूप से सही रखने के लिए आप 5 कारण का नाम बताइए। तो प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 5 निम्न है। देखिए, पहला, विद्युत उपकरण को व्यर्थ उपयोग नहीं करना है। मतलब कि आपको लाइट का काम है तो यूज कीजिए, नहीं करना है उसे बंद कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप पंखा को चला रहे हैं, बिना काम के भी चल रहा है तो बर्बादी है। रोशनी के लिए CLF बल्ब का प्रयोग करना, यानी वाइट बल्ब का यूज करना। पीला वाला बल्ब को यूज करने से क्या होता है, ज़्यादा वोल्टेज की बर्बादी होती है। इसलिए आपको वाइट बल्ब CLF बल्ब का कहा जाता है कि CFL बल्ब जो होता है इसका प्रयोग कीजिए।
तीसरा है कि स्कूल आने जाने के लिए अपने परिवहन की जगह सरकारी वाहन का प्रयोग करें, क्योंकि अपने के लिए एक आदमी जाता है तो उसमें 80 रुपया या 90 रुपया का पेट्रोल लगेगा, जबकि एक पूरा गांव के आदमी जा सकता है। यानी गांव का नहीं तो मतलब कि पूरा जवार का जो 2-4 लड़के होते हैं हर जगह एक निजी बस मतलब सरकारी बस होती है, तो उस पर आपको 2-2 रुपये भाड़ा लगेगा और खूब लगेगा तो उसका 80 रुपये में कम से कम 20 आदमी आराम से जा सकते हैं। चौथा करा नहाने में कम से कम पानी का उपयोग करना, यानी आपको पानी की बर्बादी, आजकल घर में मोटर लग जा रहा है और इससे पानी की बर्बादी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी को बचाइए। पानी बचाएंगे तो आप ही का पीढ़ी दर पीढ़ी फायदा करेगा, नहीं तो आने वाला दिन में कल से पानी नहीं आएगा, क्योंकि लेयर पानी का भग जाएगा। पांचवा कर रहे हैं पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित जागरूक अभियान में भाग लेना। आपको जहां पर्यावरण की सलाह दी जाती है वहां पर भाग लेना चाहिए, बात सुनना चाहिए, लेकिन आप वहां से भाग जाते हैं, इस बात को वैल्यू नहीं देते हैं। इसका बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के आमाशय में जो अम्ल स्रावित होता है वह कैसे कार्य करता है। तो उत्तर, आमाशय के भीतरी में उपस्थित जठर ग्रंथि, आमाशय के भीति मतलब आमाशय के चारों तरफ में उपस्थित जो जठर ग्रंथियाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है। और जो देखिए अम्ल के जो अंदर रहता है वो जठर ग्रंथि से मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है और ये भोजन को पचाने में मदद करता है। ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। पेप्सिन एंजाइम में सहायक होता है, ये भोजन को सड़ने से रोकता है और भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट कर देता है। भोजन में उपस्थित कैल्शियम को कोमल बनाता है, यानी भोजन में जो खराब जीवाणु है उसको मार देता है और जो भोजन आता है उसे मुलायम कर देता है, पचाने में मदद करता है। यह पाइलेरिक छिद्र के खुलने और बंद होने का नियंत्रण करता है, यानी इसके लिए एंजाइम का सक्रिय अवस्था में लाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इसमें दिखाया गया है कि आपको ये एंजाइम को सक्रिय मतलब कि आसानी से दिक्कत नहीं होने देता है, सारा ग्रंथि को एक्टिव रखता है और पचाने में मदद करता है। दोस्तों 10 क्वेश्चन देखे, आप वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कैसा लगा वीडियो के बारे में अपना कमेंट में ज़रूर सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।